नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगह समाजवादी पार्टी का गढ़ था, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया। इसी पर आज बात करेंगे। सपा के गढ़ में खिला कमल। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल बीजेपी की कमल के आगे पंचर हो गई। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और विधायक आजम खान को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने आजम खान के मजबूत किले में सेंध लगाते हुए बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 42,000 से अधिक मतों से हरा दिया। 2014 के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हुआ है। 2019 में रामपुर की जनता ने सपा के आजम खान को इस सीट पर सांसद बनाकर भेजा था, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा सीट की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 23 जून को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बात आजमगढ़ की करें तो आजमगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ करीब 10,000 मतों से चुनाव जीते, जिसके बाद आजमगढ़ में अखिलेश यादव के चचेरे भाई सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। आपको बता दें, आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव के पास थी। अखिलेश ने भी एमएलए बनने के बाद यह सीट छोड़ दी थी। गौर करने वाली बात है कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोट बहुत अहम भूमिका निभाता रहा है, पर उपचुनाव में ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने सपा के दोनों किले ढा दिए हैं और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ताल ठोक दी है। अब बड़ा सवाल है कि क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नतीजे विपक्ष के लिए खतरे की घंटी हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। चुनाव नतीजे के बाद सपा विधायक आजम खान ने क्या कुछ कहा और बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद घनश्याम लोधी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कहा है चुनाव था ही कहा, इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। जो उम्मीदें थी नतीजा अच्छा आने की, इसके क्या वजह जी क्या वजह रही जो इतने नतीजे? अरे भाई, और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताने ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको भाई? आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई, लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें। 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया, तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए। आप हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। दूसरों पर आरोप लगाते, आज पहली बार नहीं लग रहा, हर चुनाव में वो आरोप लगाते आए। आज जीत की खुशी पर क्या कहेंगे? आज जिस तरीके से आपने जो है ये लोकसभा उपचुनाव जीता है, इसका श्रेय हमारे कार्यकर्ता और जनता को और हमारे नेताओं को ज्यादा, जो शीर्ष नेता ज्यादा दूर से। अच्छा, रामपुर में किस तरह से विकास की गंगा जो बहेगी, किस तरह से बहेगी विकास की गंगा? 1.5 साल का समय मिला है मुझे और मैं समझता हूँ सरकार है, कोशिश ये करूंगा ज्यादा से ज्यादा काम विकास यहाँ हो। रामपुर की जनता के लिए जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद नेताओं को भी, हमारे पार्टी के, और यहाँ के जो कार्यकर्ता उन्हें भी धन्यवाद, और यहाँ रामपुर की जनता को भी धन्यवाद। और जो विपक्षी के लोग हैं उनके लिए क्या कहें?
तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटों से जीत दर्ज कर ली है और अब बयानबाजी भी तेज हो गई। जहां अब आप आजम खान को सुन रहे थे, उनका कहना है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है, हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया है। उधर अगर आजमगढ़ की बात करें, वहां पर भी तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शारिफ जैदी जुड़ गए हैं। शारिफ जी, आपका भी स्वागत है। अवनीश जी, आप ही के पास आएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत और एक बड़ा संदेश 2024 के लिए। अवनीश जी, क्या आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। अवनीश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। दोनों सीटों पर आपने जीत दर्ज की है। दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। कैसे देखते हैं? एक संदेश 2024 के लिए अभी से दे दिया गया है। नहीं, 24 से नहीं, ये 2014 से संदेश दिया हुआ है। ये बीच बीच में थोड़ी सी गड़बड़ कहीं हुई है। 2014 से प्रदेश की जनता, नहीं 2014 से तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, बीजेपी की लहर थी। 14-19 दोनों में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सीट जीती है। वो मैं कह रहा हूँ ना, बीच में एक दो बार गड़बड़ हुई है, पर वो सब सुधर गया है। अब देश की और प्रदेश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा भरोसा कर रही है। उन्हें पता है कि बदलाव यही करते हैं और इन्हीं के भरोसे देश आगे बढ़ सकता है। अहंकार में डूबे नेता, परिवारवादी नेताओं को जनता ने आईना दिखा दिया है, उन्हें घर बैठा दिया है, उनसे कह दिया है, ऐसे में उनसे बता दिया है कि अब आप बंद करें राजनीति, अब आप देश की सेवा करें और परिवारवाद को छोड़ें। आजम खान के जो आरोप हैं, उनके आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं 900 लोगों का पोलिंग स्टेशन था और सिर्फ 6 वोट मिले हैं और सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वहां पर है, रामपुर की अगर बात करें। और एक तरफ 500 लोगों का पोलिंग स्टेशन था, वहां सिर्फ 1 वोट। और वहां तो गुड्डू जमाली भी नहीं थे, गुड्डू जमाली आजमगढ़ से थे। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की अदा है कि जब वो चुनाव हार जाते हैं तो या तो प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं या ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। अब रामपुर की जनता और आजमगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया है, तो वो तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं और तलाश रहे हैं। ये केवल खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति है। उनको समझना चाहिए, आजम खां को तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और अखिलेश को भी सोचना चाहिए कि उनकी सीट, उनकी पैतृक सीट की तरह जब वो नहीं बचा पाए तो उनको अपने नेतृत्व में अपने अंदर गिरबान झांक कर देखना चाहिए। चलिए, शारिफ जैदी हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से। शारिफ जी, जैसा कि अवनीश जी बोल रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है समाजवादी पार्टी की, आरोपों में कोई दम नहीं आजम खान के। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, चुनाव के दौरान जो लोग हमारे वोटर नहीं आ रहा, पहले उनका देख लो, द्वारा शासन प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे लड़ाई हम खाली बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, हमको शासन से भी लड़ना था, प्रशासन से भी लड़ना था। हमारे वोटर घर से नहीं निकल पाए, वोट नहीं डाल पाए। बाकी ईवीएम का मामला जाहिर है, जहाँ जाए धांधली करते हैं तभी चुनाव जीतते। लेकिन शारिफ जी, सवाल इस बात को लेकर उठते ना, जो 2022 में विधानसभा चुनाव था, रामपुर में जबरदस्त जीत समाजवादी पार्टी की हुई, आजमगढ़ में हुई, तब ऐसी कोई बात नहीं आई कि आपने ईवीएम को कर कहा हो और शासन प्रशासन में धांधली का आरोप लगाया हो, तो अब ये कैसे कह सकते हैं? हमने रातों में जाके ईवीएम की रखवाली करी थी, तब हम 125 पे पहुंचे थे। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है शारिफ जैदी, हम चाहेंगे आप अपना ऑडियो ठीक कर लें। शारिफ भाई, आपकी वॉइस जो है थोड़ी स्लो आ रही है। हेलो हेलो, आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही शारिफ भाई। हेलो जी जवाब दीजिए। जी भाई, अगर ईवीएम की रखवाली हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में करी थी, हम जाके 125 सीटें जीते थे। ठीक है, हमारे जीतने के बाद बीजेपी के खेमे में इतना डर था कि उन्होंने आज रामपुर में किस तरह से शासन प्रशासन का प्रयोग करके हमारे वोटरों को वोट डालने नहीं दिया। उसके बाद ईवीएम में घोटालेबाजी धांधलेबाजी करी।
बिना धांधलीबाजी के चुनाव जीत नहीं सकते। चौहान साहब, अवनीश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी अवनीश जी। चौहान साहब, ये जो जयदी साहब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों नेताओं को दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को पूरा भरोसा था कि हम हार रहे हैं। इसीलिए आजम खान साहब ने रामपुर से अपनी पत्नी का पर्चा ना भरवा के एक अपने सहायक का पर्चा भरवाया। और आजमगढ़ में डिंपल का चुनाव लड़ने का मन था, उन्हें नहीं लड़ाया। धर्मेंद्र यादव को बलि का बकरा बनाकर वहां भेजा गया और दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार नहीं करने गए ताकि उनके ऊपर ठप्पा ना लगे कि वो हार जाएंगे। चुनाव प्रचार भी करा और हार जाएंगे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं पहले ही था कि चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए वो साइड लाइन रहे और प्रचार से भी दूर रहे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनता के बीच जाकर वोट उनको के लिए तैयार करता रहा और उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहने का वादा करता रहा। इसीलिए दोनों क्षेत्रों की जनता ने भाजपाइयों पे भरोसा करा और निर्णायक और ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस बात को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं शारिफ भाई कि अखिलेश यादव जो है वो प्रचार प्रसार करने नहीं आए, रैली भी नहीं की। क्या पहले से हार मान ली थी? क्या वजह थी जो प्रचार प्रसार से दूर रहे? अगर डिंपल यादव चुनाव लड़ रही होती आजमगढ़ से या फिर रामपुर से, तो क्या अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं आते? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक नीति होती है। कोई पार्टी ऐसा प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारती है जिसको हार का मुंह देखना पड़े। ठीक है, डिंपल यादव जी का चुनाव लड़ना वो पार्टी के नेतृत्व का फैसला था और धर्मेंद्र यादव जी को लड़ाना पार्टी का फैसला था। आजम खान साहब जैसे कि अमित जी ने कहा कि जो वो पार्टी चुनाव लड़ाना चाहते थे, देखिए वो पार्टी नेतृत्व का फैसला है। वो जो फैसला करते हैं बेहतर करते हैं, चुनाव जीतने के लिए करते हैं। और जैसे कि नहीं ये था कि जनता ने नकार दिया, जनता ने नकारा कुछ नहीं है। अभी 2 महीने पहले की बात है, आपने आजमगढ़ में मुंह दिखाई तो रामपुर में मुंह दिखाई थी। ऐसा 2 महीना में आपने क्या कर दिया कि जो है जनता एकदम आपके हमराह हो गई और आपको इतने वोट दे दिए। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं धांधली जरूर हुई है, वरना 2 महीने के अंतराल में इतना बड़ा बदलाव होना संभव नहीं है। किस तरह की धांधली की बात आप कर रहे हैं? क्या ईवीएम में धांधली हुई है या? हाँ, ईवीएम में धांधली जाहिर सी बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जब आप 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ अभी हाल ही में, तब तो आपने जबरदस्त जीत दर्ज की है रामपुर में, आजमगढ़ में क्लीन स्वीप करने का काम किया है। और जब आप हार कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, ये कैसा जवाब है? हमने आजमगढ़ में पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ से हम जीते हैं, हमने वहाँ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। पहले तो हमने जनता के बीच में लड़ाई लड़ी, भाजपा की गलत नीतियों को अवगत कराया जनता से। दूसरा, हमने ईवीएम की रखवाली करी। हमने दिन रात देख करके ईवीएम को रखवाली करी, तब हमको इतनी सीटें मिली थी। यहाँ भी हम रखवाली कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने जैसे कितने वीडियो वायरल हुए, आजम साहब ने साफ साफ बताया कि देखिए इतनी भीड़ लगाए हुए ये शासन के लोग खड़े हुए हैं जो हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। इस सबका भी बहुत असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष अधिकारी दबाव में रहते हैं, सिस्टम दबाव में रहता है। ठीक है भाई, आज आप जीते हैं, 2 लोग चुनाव लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन ये कह देना कि 2 महीने के अंदर आपने कहीं से ऐसी उपलब्धियां हासिल कर दी कि जनता ने आपको इतनी अपार बहुमत से जिता दिया। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप अग्निहोत्री जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका चर्चा में। दिलीप जी, कैसे देखते हैं जो दोनों ही उपचुनाव की जो रिजल्ट आए हैं, नतीजे आए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, एक बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए? दिलीप जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो मैं आपने प्रश्न अच्छा उठाया है। ये जो दोनों जनपद हैं, आजमगढ़ और रामपुर, ये दोनों समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं और इसमें ये लोग उसी को प्रत्याशी बनाते हैं जो इसकी जीत पूरी तरह संभावित होती है, जिसके बारे में इनको भरोसा होता है। तो इसमें जो पराजय हुई, ये निश्चित ही समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। लेकिन जैसे जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं या पार्टी के नेता होते हैं, जिस समय वो ये कह देते हैं कि मैं ये चुनाव में पराजय उनको चुनाव में गड़बड़ी के कारण मिली है, उसी क्षण वो अपने आत्मचिंतन के दायित्व से पूरी तरह विमुख हो जाते हैं। मेरा केवल पिछली बातों का मैं उल्लेख यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, केवल 100 दिन की बात करना चाहता हूँ, जिन 100 दिनों का इन चुनाव परिणामों पे असर पड़ा है।
वो ये हुआ, एक सत्ता पक्ष पे विचार करना है और एक जो विपक्ष पे। सत्ता पक्ष ने 100 दिन का एक एजेंडा बनाया और उस हिसाब से काम करने का प्रयास किया, और इसमें इन्वेस्टर समिट हुई, वो सब जानते हैं, वो विस्तार में मैं नहीं जाता, आपने भी चर्चा इस पर की है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जो बुलडोजर का मुद्दा है, बुलडोजर को मैं एक विचार मानता हूं। जिस तरह से वो चला, वो केवल मशीन नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर की, सुशासन का एक विचार का प्रतीक है। और यह प्रतीक भी बनाया था पिछले चुनाव में विपक्ष ने ही, कि जब उन्होंने बुलडोजर का विरोध किया, इसका मतलब है वो माफियाओं पे, अराजक तत्वों पे, आतंकी तत्वों पे बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो उनके पक्ष में खड़े हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। समाज में इसका संदेश गलत गया और चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी पराजय का सामना करना पड़ा। इधर भी जो ठीक मतदान के पहले जो घटनाएं हुई, जिस तरह कानपुर में दंगा हुआ, दंगा क्या, एक उपद्रव हुआ, 15 मिनट के अंदर उसको शांत कर लिया गया, और किस तरह की साजिश एक थी कि उससे 70 किलोमीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर वहां पे थे। उस समय कैसा सुनियोजित पथराव किया गया, और उसके बाद जो विपक्ष ने कहा, विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, तो इस बात का भी संदेश गया कि जो लोग इसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं, अगर वो बहुमत में आए, उनकी ताकत बढ़ी, अगर वो आगे चल के 5 साल सत्ता में आए, तो जब इसको शांतिपूर्ण मानेंगे तो कैसा प्रदेश होगा। एक बहुत बड़ा असर जो इसका है इन चुनाव में देखने को मिला। दूसरा, अब मैं ये सड़क की बातें हुई, दूसरी बात है सदन की। इसी दौरान विधानसभा का सदन भी हुआ, को नेता प्रतिपक्ष से जिस प्रकार की गरिमा की, जिस प्रकार की गंभीरता की उम्मीद की जाती है प्रजातंत्र में, तो विपक्ष का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सपा की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा थी कि वो एकमात्र विपक्ष है लगभग, बाकी सब कसम खाने भर को उपस्थित है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन जिस तरह का आचरण वहां पे देखा गया, जिस तरह से एक उप मुख्यमंत्री को कहा गया कि तुम्हारे पिताजी से पैसा लेकर आए थे, उनके पिताजी एक निर्धन व्यक्ति थे, वो आज दुनिया में है नहीं, और उनके बारे में टिप्पणी सदन में हुई, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष हाथ बप इस तरह की बातें सुनाई दी गई, तो इस बातों से समाज में अच्छा असर नहीं जाता है। तो मैं समझता हूं कि इन पे सत्ता विपक्ष को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, और सही मायने में वो चुनौती अगर देना चाहते हैं बीजेपी को, और मैं मानता हूं कि देना चाहिए, विपक्ष का एक सकारात्मक। दिलीप जी, ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है उसने पूरा एफर्ट नहीं लगाया, चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें उसने पूरी ताकत झोंक दी प्रत्याशी के चयन को। अगर आजमगढ़ की बात करें, जो प्रत्याशी का चयन था, कहा जा रहा था मुख्तार अब्बास सिद्दीकी पहले भी यहां सांसद रह चुके हैं, एक बड़ा चेहरा है, और राज्यसभा भी उनको नहीं भेजा गया, तो कयास लगाया जा रहा है तो उनको टिकट देंगे, लेकिन उनको टिकट ना देकर ऐसे प्रत्याशी का चयन किया गया जो बहुजन समाज पार्टी में भी रहा, समाजवादी पार्टी में भी रहा, शुरुआत बीजेपी से करी, और आजम खान का करीबी भी रहा, तो और जमीन पर उसकी पकड़ भी थी। तो जो प्रयास किया गया, और कांग्रेस पार्टी से जो नवाब काजिम अली खान थे, उन्होंने भाजपा का समर्थन का ऐलान किया, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो राजनीतिक गोटियों को सेट करने की बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भरसक प्रयास किया, अखिलेश यादव ने प्रयास ही नहीं किया, सब कुछ आजम खान के कंधों पर छोड़ दिया। दिलीप जी, आप अवनीश जी ने भी जो कहा कि अखिलेश जी ने तो पहले ही हार मान ली थी, तो ये सब फैक्टर आपने बहुत अच्छे फैक्टर गिनाए, ये सब बातें भी हैं, लेकिन एक समग्र रूप से जैसा समाजवादी पार्टी का एक बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में, एकमात्र विपक्ष के रूप में जैसा संदेश 100 दिन में जाना चाहिए था, वो नकारात्मक संदेश गया है। यानी जहां पर वो थे उस स्थिति को कायम नहीं रख सके हैं, ये बात तो उनके लिए निश्चित ही चिंता के विषय भी होना चाहिए, और उनको अपने में सुधार भी लाना चाहिए, और इस हिसाब से वो जनता को कोई मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल। शारिफ जैदी, क्या माने जो आजमगढ़ की जो हार है समाजवादी पार्टी की, ये आजम खान की हार है,
समाजवादी पार्टी की हार है या फिर अखिलेश यादव की हार है? 3 बिंदु हैं यहां पर बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, पार्टी प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो पूरी पार्टी मिलकर उसको चुनाव लड़ाती है। जीत पार्टी की होती है तो हार भी पार्टी की होती है। किसी एक व्यक्ति की ना जीत नहीं तो खबरें ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता जो थे वो आजम खान से नाराज थे, वो आजम खान के पक्ष में नहीं थे। 2 धड़े थे वहां, एक अखिलेश यादव का धड़ा समाजवादी पार्टी के लोग जो आजम खान के विरोध में थे, एक आजम खान के गुट के लोग। तो जो एफर्ट लगाना चाहिए, अगर अखिलेश यादव वहां पहुंचते, प्रचार प्रसार करते, एक यूनिटी नजर आती, वो नजर नहीं आया। ये पार्टी जब अपनी रणनीति है, अखिलेश जी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, जब पार्टी का अपना मामला है, पार्टी डिसाइड करेगी कौन कहाँ प्रचार करेगा। इसलिए ये कह देना कि नहीं उनको चुनाव हारना था इसलिए वहां नहीं गए थे, ये कहना गलत होगा, क्योंकि पार्टी प्रत्याशी जिताने के चुनाव इस वक्त अगर बात करें उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इलेक्शन नहीं है या फिर रैलियां चल रही हो, तो इतना वक्त तो था कि दोनों जगह जाकर तमाम सारी रैलियां कर सकते थे। कोशिश नहीं की। आजम खान पे विश्वास ज्यादा था या उनके जाने से विरोध बढ़ जाता? नहीं, विरोध बढ़ने का सवाल ही नहीं है। सीधा विरोध नहीं होगा। उन्हीं ने भी इसे अच्छा चुनाव लड़ा 2022 का, 125 सीटें हमको जिता के लाए। ऐसा नहीं है कि जो है वो नहीं गए, वो नहीं जाना चाहते थे। अपनी रणनीति थी पार्टी की, जो पार्टी ने निर्णय लिया सही लिया। अवनीश जी, आजमगढ़ की अगर बात करें तो कई सारे जो अपराधी हैं उन पर बुलडोजर भी चलाया गया, कई लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला, आजम खान खुद जेल में रहे। एक लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें आजमगढ़ में तो उसका असर नजर आया है। एक संदेश गया जनता के बीच कि अब की जो सरकार है वो एक बेहतर सरकार है, किसी भी तरह से गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसका फायदा मिला है चुनाव में? जी चौहान साहब, जैसे मैंने आपसे पहली बार कई डिबेटों में कहा था कि दोनों जगह का नतीजा बड़ा अप्रत्याशित होगा और चौंकाने वाला होगा और देश के नए भविष्य को, राजनीति की नई दिशा को तय करने वाला होगा। दिशा तो तय 14 में ही हो चुकी थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन को और या सेवा को अपना मूल मंत्र बनाया है, गरीब कल्याण को अपना मूल मंत्र बनाया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस तरह के नारे लेकर जो भावना से चली है भारतीय जनता पार्टी, उसका असर पूरे देश की राजनीति में दिख रहा है। आजमगढ़ और रामपुर भी इससे अछूते नहीं रहे। इसी की वजह थी कि आधा विपक्ष तो पहले ही डर के हार मान गया। कांग्रेस तो मैदान ही छोड़ के भाग गई। दोनों उपचुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी, उसे प्रत्याशी नहीं मिले। बसपा भी केवल एक जगह लड़ने में। अवनीश जी, क्या ये वजह थी कि कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी जानबूझकर नहीं उतारे कि समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचे, या फिर मैदान छोड़ दिया? नहीं, वो मैदान ही छोड़ चुकी है। वो तो पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो चुका है। कांग्रेस को अपने कर्मों की सजा जनता ने दे दी है। कांग्रेस छोड़ मैदान भागी है और ये उपचुनाव में पहल हो गई है। अब 24 में क्या होगा ये भी सबको दिख जाएगा। परंतु जिस तरह से समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के अंदर जो दहशत थी, जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों से और जनता का लगाव जो भारत को मिला है, उससे जो दहशत भारतीय जनता पार्टी के सपा के नेतृत्व में थी, उसका नतीजा आपको प्रत्याशी चयन में, चुनाव प्रचार में, हर दिन के कामों में मिलता रहा। और जनता ने भी बताया कि समाजवादी पार्टी की अहंकारी नीतियां अब नहीं चलेंगी, परिवारवादी नीतियां नहीं चलेंगी, वंशवादी नीतियां नहीं चलेंगी और गुंडों को संरक्षण देना और जनता से दूर रहना, ये बात भी नहीं चलेगी। पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सब कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर पीड़ितों की मदद करते रहे और समाजवादी पार्टी के नेता केवल ट्विटर पर अपना काम करते रहे। और यही वजह थी कि आजमगढ़ और रामपुर जाने में वो कतराते रहे। अगर वहां चुनाव प्रचार करने जाते तो शायद कुछ उनके लोग सोचते, पर वो नहीं गए। अवनीश जी, वही वजह है कतरान, जो चुनाव प्रचार करने नहीं गए, उसकी वजह क्या है कि आजमगढ़ और रामपुर से दूरी क्यों बनाई? कोई इतना बिजी शेड्यूल भी नहीं था अखिलेश यादव का? कोई शेड्यूल नहीं है, कोई उनको काम नहीं है, केवल ट्विटर पर खेलने की आदत है, जनता से दूर रहने की आदत है। जनता का चेहरा वो फेस नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता में लगाव है, जो प्यार उमड़ा है, जो भरोसा जताया है जनता में, अब वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो केवल खिंचाते हैं और अपनी खींच मिटाने या फिर ये कहे कि आजम खान पर विश्वास ज्यादा हो गया कि आजम खान है, चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है, हमने क्लीन स्वीप किया है विधानसभा में और जीत तो आसानी से मिल जाएगी।
नहीं, आजम खां पे विश्वास करा या नहीं करा, ये तो मामला गड़बड़ है दोनों का। दोनों के आपस के रिश्ते कैसे हैं ये सबको पता चल गया है कि किस तरह से वो गए नहीं वहां उन्हें देखने, बीमारी की हालत में भी उनके जेल में मिलने नहीं गए, और किस तरह से वो वहां मिलने गए तो उनसे बात नहीं की। ये तो उनके रिश्ते सब जाहिर है। समाजवादी पार्टी के भीतर जो पनप रहा है वो जग जाहिर हो रहा है, और उसी का नतीजा है कि नेतृत्व का आपस का भरोसा, नेतृत्व में आपस की खटपट, और पार्टी के आम कार्यकर्ता के भीतर का जो हतोत्साहित होना, ये समाजवादी पार्टी के लिए चिंतन की वजह है। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने नीतियों और कार्यक्रमों में बदलाव करना चाहिए। ठीक है। दिलीप अग्निहोत्री जी, वोटिंग परसेंटेज का कम होना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा समाजवादी पार्टी की हार का। अगर हम बात करें रामपुर की 41% वोटिंग हुई, वहीं आजमगढ़ पे 49% लोगों ने वोट डाला। दोनों जगह वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। देखिए, अभी तक तो ये माना जाता रहा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो उसका नुकसान भाजपा को होता है, लेकिन इस बार ही देखा जा रहा है कि कम हुई वोटिंग और भाजपा को उसका फायदा मिला। तो मैं तो ये नहीं कहना चाहता, कह नहीं सकता कि इस कारण जीत हुई। जीत में जितने लोग भी मतदान करने गए, नहीं दिलीप जी, ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि अगर आजमगढ़ की बात करें, वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है रामपुर, आजमगढ़, और यादवों का बहुत, यादव मुस्लिम अगर सही सटीक बैठ जाए तो जीत हो जाती है। वही हाल रामपुर का है। अगर मुस्लिम जो बाहुल क्षेत्र है पकड़ अच्छी तो आपको जीत मिलेगी। तो वोटिंग परसेंटेज ऐसे क्षेत्रों में कम होना तो समाजवादी पार्टी को सीधा नुकसान। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर इसका एक निष्कर्ष ये है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया, वो लोग कहीं न कहीं इस बात को लेके तमाम इनकी जो जिस तरह पार्टी ने काम किया है उससे एक निराशा का भाव था। अब देखिए, जैसे इनको आजमगढ़ पे बहुत विश्वास रहता है, तो वो सीट इन्होंने किसको दी? अपने ही परिवार को। तो एक जो देश में चल रहा है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, कि परिवारवाद के विरुद्ध एक तरह से वातावरण बन रहा है कि किस तरह से राजतंत्र जैसी व्यवस्थाओं पे चलता है। आजकल एक फैशन चला है कि जिस प्रकार कोई अगर नरेंद्र मोदी जी को कह दे, मुझको भी सुनना पड़ता है कि तो लोग कह देंगे ये अंधभक्त है, तो लोग कह देंगे कि ये गोदी मीडिया है। लेकिन मैं मानता हूं कि असली अंधभक्त वो हैं जो राजतंत्र की व्यवस्था के जैसे जो पार्टियां चलती हैं उनका समर्थन आंख मूंद के करते हैं। जैसे एक व्यक्ति पार्टी जिसने बनाई, वो जब उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं, अब मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, युवराज वही था, अब आप लोग इसकी जय जयकार करिए। तो वो अंधभक्त उसकी जय जयकार शुरू कर देते हैं। सारे जितने क्षेत्रीय दल हैं वही कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस में कोई अध्यक्ष दूसरा मिल नहीं रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनके वो परिवार से ही कई सारे फैक्टर्स हैं। और परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं उसका जिक्र भी अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। तो परिवारवाद का जिक्र अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया। कुल मिलाकर बीजेपी को दोनों जगह जीत मिली। अभी इस पर और भी बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सपा के गढ़ में खिला कमल।
भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही जगह जीत दर्ज की है। आजमगढ़ की अगर बात करें, रामपुर की अगर बात करें, इसी पर हम बात करें कि खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको सीधे उन्नाव ले चलेंगे जहां राम कथा हुई है और कथा व्यास लंकेश जी से बातचीत की हमारे खास विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी ने, आपको सुना देते हैं। कहते हैं कलयुग में राम कथा सुनने मात्र से ही सारे पाप हर जाते हैं और आज उन्नाव के इस निराला प्रेक्षागृह में साक्षात राम कथा शुरू होने वाली है। हम इस पूरे मामले पर जो व्यास जी हैं, कथावाचक हैं, आचार्य श्री लंकेश जी से बात करेंगे किस तरीके से कितने दिनों तक ये राम कथा चलने वाली है और किस तरीके से इस कथा का जो श्रवण करते हैं, जो कथा सुनने आते हैं, उनको किस तरीके का लाभ मिलता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे आचार्य श्री लंकेश जी से। आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी, किस तरीके से आज आप कथा शुरू करने जा रहे हैं? इस निराला प्रेक्षागृह से आपकी कथा शुरू होने जा रही है। किस तरीके से कथा चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी और इसका श्रवण करने से किस तरीके से लाभ होने वाला है? लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेने से, किसी भी प्रकार से भगवान श्री राम का नाम लेने से, अच्छे मन से, बुरे मन से, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेने से आपको हमेशा लाभ की प्राप्ति होती है। आपके पाप कटते हैं और आपके पुण्य बढ़ते हैं। निराला प्रेक्षागृह में जनपद वासियों के और हमारे जो मित्र मंडली है उन सभी के सहयोग से ये कथा आयोजित हुई है। प्रभु श्री राम की कृपा से ये कथा आयोजित हुई है और ये कथा अभी 5 दिन तक चलेगी। बृहस्पतिवार तक ये कथा चलेगी और इस कथा का मुख्य प्रयोजन ये है कि गुरुकुल परंपरा को वापस लाना है। उसका मुख्य ध्यान में रखते हुए गुरुकुल परंपरा को वापस लाने के लिए ये एक आह्वान है, ये एक प्रयास है। इस राम कथा के माध्यम से जो भी लोग इस कथा को श्रवण करेंगे उनके लिए एक ही संदेश है कि गुरुकुल परंपरा है वो वापस आनी चाहिए और जो हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी हो रही है उन संस्कारों को पूर्णतया भरना चाहिए। बच्चों में संस्कार आने चाहिए। माता पिता के प्रति लगाओ, प्रेम के प्रति लगाओ, अपने भाई बहनों के प्रति लगाओ, ताकि ये जो पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर हावी होने का प्रयास कर रही है, हालांकि हो तो नहीं पाएगी, लेकिन होने का जो प्रयास हो रहा है वो प्रयास भी बंद हो जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करें, भक्तिमय उनका आनंद लें और उनका आशीर्वाद। जिस तरीके से स्वामी जी ने बताया, आचार्य जी ने, कि केवल कथा श्रवण मात्र से ही पाप हर जाते हैं। देखिए हमारे साथ मनीष जी हैं, इनसे भी बात करेंगे किस तरीके से कथा चलनी है और कथा को लेकर के क्या विचार है। मनीष जी नमस्कार। किस तरीके से कथा चलनी है और किस तरीके से आयोजन ये जारी रहने वाला है? किस तरीके से जो कथा चलेगी 5 दिनों तक, इसका लाभ किस तरीके से जाने वाला है आम जनता के बीच? सबसे पहले मैं के न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विहंगम विराट प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में सबसे पहले आगमन हुआ है टीम का और कवरेज शुरू हो गया है। कुछ ही पलों बाद कलश यात्रा हमारी मातृशक्तियों के साथ में शुरू होगी बालाजी मंदिर सिविल लाइन से। और इस कथा का प्रयोजन, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया है, कि गुरुकुल परंपरा की पुनर्स्थापना और उन्नाव जनपद में पहले गुरुकुल की स्थापना के लिए एक संकल्प किया गया था और उस संकल्प की शुरुआत आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा से हो रही, जो कि 5 दिन चलेगी। और इसमें वास्तव में जिस तरीके से आचार्य लंकेश जी अपने ज्योतिषी अनुष्ठानों के माध्यम से, अपनी ज्योतिषी परामर्श के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को ऑनलाइन माध्यम से, के न्यूज़ के माध्यम से और तमाम चैनल्स के माध्यम से जिस तरीके वो निराकरण कराते हैं उनकी समस्याओं का, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा के मध्य उस तरीके के परामर्श के भी कुछ सेशंस महाराज जी ने जोड़े हैं। ये हमारे उन्नाव जनपद वासियों के लिए बड़े ही हर्ष और गौरव का भी विषय होगा कि पहली बार आचार्य लंकेश जी, जिनको हम लोग सुबह शाम टीवी में देखते हैं, उनकी परामर्श मानते हैं और अपने समस्याओं का निदान पाते हैं, वो साक्षात हमारे सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी के तमाम कथानकों का वर्णन करते हुए हम सभी लोगों को निरोग करने की कला और हम सभी लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कला हम लोगों को सिखाएंगे। जी, आज जिस तरीके से उन्नाव की इस निराला प्रेक्षागृह से राम कथा का शुभारंभ होना, इसका मुख्य उद्देश्य गुरुकुल परंपरा को वापस लाना है और गुरुकुल की स्थापना करना है। उन्नाव में निराला प्रेक्षागृह से जो कथा शुरू होगी, ये कहीं न कहीं गुरुकुल की स्थापना के लिए की जा रही है और इसमें आम श्रोता जो इसमें शामिल होंगे उनकी समस्याओं का निराकरण होगा,
इस कथा के श्रवण से, ऐसा हमारे आचार्य जी का कहना है। उन्नाव से के न्यूज के लिए अरुण अवस्थी। तो उन्नाव में राम कथा का आयोजन है। परम श्रद्धेय आचार्य लंकेश जी का कहना है कि इस बार की जो राम कथा है, इस राम कथा में जो गुरुकुल परंपरा है उसको जीवंत करने की कोशिश होगी, संदेश होगा। बात करेंगे अपनी चर्चा की। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। सौभाग्यगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, उसी पर हम बात कर रहे हैं। सीधे अवनीश जी के पास आएंगे, बीजेपी प्रवक्ता है अवनीश जी। अवनीश जी, जो अखिलेश यादव और आजम खान के बीच दूरियां नजर आई हैं, चाहे विधानसभा चुनाव के पहले की बात करें, उसके बाद जब सदन की शुरुआत हुई तब, तो इसका असर भी इन चुनावों में देखा जा सकता है। देखिए, ये भी एक फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी अंदर खाने बहुत कमजोर है, पर असली जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और उनका नेतृत्व और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कार्य प्रबंधन और कुशल प्रशासन, जो उन्होंने जनता के बीच में भरोसा जताया है कि जनता का केवल वही वो विकास कर सकते हैं और राहत दे सकते हैं, उनको कानून व्यवस्था दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, तो केवल योगी आदित्यनाथ। अवनीश जी, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को माना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है। इस जीत को दोहराते हुए आजमगढ़ और रामपुर की जो प्रतिष्ठापूर्ण सीटें थीं, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। मैं विजयी प्रत्याशियों को बधाइयां देता हूं और उत्तर प्रदेश की समस्त जनता का आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि उनके आशीर्वाद की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पर विजयश्री मिली है। समाजवादी पार्टी कहती है कि वो उनका गढ़ था। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हो, वो जनता से विमुख हो चुके हैं। जनता की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लागू कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, जो गुंडे बदमाश माफिया हैं, उनको लेकर के जब जब सत्ता में रही है वो उन्होंने काम किया है। थानों पर बदमाश कब्जा करके बैठते हैं। उत्तर प्रदेश आने से लोग कतराने लगे थे। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। गुड्डे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या जेल में हैं। लोग गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, वह कोई बदमाशी गुंडाई नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, कमल को खिलाने का काम किया है। क्या 2024 के लिए देखिए ये माना जाएगा? बिल्कुल। ये दो लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं और विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, लगातार विजयश्री इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता 2024 में 80 की 80 सीटें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश से जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने वाली है। मोदी जी के मार्गदर्शन। तो जो जीत है बीजेपी की दोनों लोकसभा उपचुनाव में, उसको लेकर जो पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वापस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अवनीश जी कुछ कह रहे थे, हम चाहेंगे अवनीश जी अपनी बात आप पूरी करें। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की को राजनीति की नई दिशा दी है, नई दशा दी है और तौर तरीके बदल दिए हैं, उसको जनता पसंद कर रही है। जनता का भरोसा अपने भाजपा नेतृत्व में जब रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, उनकी नीयत पर और उनके इरादों पर पूरा भरोसा है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता को 25 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाने में सफल हो रहे हैं कि कल्याण केवल भाजपा के हाथों है। जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे, जो तोड़फोड़ में नियत रखते हैं, जो आतंकवाद में नियत रखते हैं, जो भरोसा जिनका भरोसा परिवारवाद में है, वंशवाद में है, क्षेत्रवाद में है, उनको जनता विदा करने के लिए कह चुकी है। 2022 के पहले विधानसभा चुनाव में उनको सत्ता से आने का मौका नहीं दिया और अब उनके गढ़ से भी उन्हें विदा कर दिया। तो उन समाजवादी पार्टी नेताओं को और खासतौर से अन्य विपक्षी नेताओं को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, उनको तौर तरीके बदलना चाहिए, करना चाहिए एक विपक्ष के नाते। इसी बीच स्वतंत्र देव सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। शायद संपर्क नहीं हो पाया। वापस आएंगे शारिफ भाई के पास। शारिफ जैदी जी, जो सीट छोड़ी है लोकसभा की, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से और आजम खान ने रामपुर से,
महंगा पड़ गया, नहीं छोड़नी चाहिए थी, विधायकी की जो सीट है वो छोड़ देते। अब यह अफसोस होगा समाजवादी पार्टी के नेताओं को? नहीं, ऐसा नहीं है, अफसोस होगा। जाहिर सी बात, जो सीटें आ रहा है कुछ करने का और चिंतन करने का वक्त है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ के गलत किया, विचार विमर्श करके ही छोड़ी थी। आज सदन में विधानसभा में अध्यक्ष जी बोलते हैं तो लगता है कि हाँ विपक्ष है, ठीक है। आजम खान साहब जब सदन में आते हैं तो लगता है कि हाँ विपक्ष है। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सदन और रोड दोनों जगह लड़ाई लड़ी जाएगी और मजबूती से लड़ी जाएगी। आने वाले कल में समाजवादी पार्टी, लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर उठ रहे हैं ना शारिफ जैदी भाई, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, अगर आप मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक सशक्त विपक्ष की पहचान देना चाहते हैं, तो आपने तो चुनाव में सहभागिता ही नहीं की, आपने प्रचार प्रसार ही नहीं किया, दूरी बनाए रखी। तो दूरी क्यों बनाई गई, इस को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी वहां लगी। अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करने क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं पहुंचे, ये अपनी पार्टी की रणनीति है, ठीक है। रणनीति के अनुसार सारे काम होते हैं और अखिलेश यादव जी नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या कोई आया नहीं, पूरी पार्टी लगी। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। क्या ऐसी क्या खास रणनीति रही होगी, समझने की कोशिश करेंगे दिलीप जी से। दिलीप जी, जैसा कि कह रहे हैं शारिफ भाई की एक रणनीति है, इसलिए नहीं पहुंचे प्रचार प्रसार करने, क्या ये माने कि ज्यादा वक्त नहीं, 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव हैं, उसके पहले जो दिग्गज हैं आजम खान, इनको मौका दे देते हैं, इनके आदमी प्रत्याशी को चुनाव लड़वा देते हैं, इधर धर्मेंद्र यादव के भी चुनाव लड़वा देते हैं, दोनों चुनाव लड़के देख लें, जीतते हैं हारते हैं, और 24 में फिर हम अपनी मर्जी से प्रत्याशी का चयन करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल पक्के तौर पे समझनी चाहिए कि जो परिवार आधारित पार्टियां होती हैं उसमें चुनाव प्रचार करने का कौन नहीं करेगा, पार्टी वगैरह नहीं चलती, एक व्यक्ति की इच्छा से पूरी पार्टी का संचालन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि अभी इस कार्यक्रम में जो बहुत अच्छी आपकी चर्चा चल रही है, उसी के दौरान आपने राम कथा का प्रसंग भी दिखाया एक उन्नाव का, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसका भी भाजपा को हर जगह फायदा मिल रहा है। इस समय एक देश में एक परिवर्तन हुआ है, तो ये जो विचारधारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, इसमें किसी का तुष्टीकरण नहीं है, किसी का भेदभाव नहीं है। जो विकास की योजनाएं हैं उनका लाभ सबको मिला है इस बार, ये हम लोगों ने देखा है। अगर हम निष्पक्ष आकलन करें कि जो दूसरी पार्टियों को जिन्होंने वोट दिए उनमें भी लाखों लोग हैं इससे लाभान्वित होने वाले, तो एक ये फायदा भी मिल रहा है। दूसरा, इसी चुनाव के पहले जो एक प्रसंग उठा ज्ञान वापी का, उससे भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई, जिस तरह से एक सर्वे रिपोर्ट को लेकर जिस तरह से भगवान भोलेनाथ पे जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई पूरे चैनलों पे, मीडिया, सोशल मीडिया पे, उससे भी एक जनमानस आहत हुआ है। और उसमें वो लोग भी हैं जो शांति व्यवस्था भी चाहते हैं, वो लोग भी हैं जो किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, पहुंचानी भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से बहुत मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू हो मुस्लिम हो सबकी आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। और जब कोई विषय न्यायालय में है तो बहुत शांति के साथ, बहुत धैर्य के साथ हमको बिना कोई टिप्पणी के उसका प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो जिस तरह से एक धैर्य का परिचय देना चाहिए था, नहीं दिया, और इसके बावजूद भी पूरे सर्वे जो हुआ उसको जिस तरह से कानून व्यवस्था को ठीक रखा गया, तो लोगों के मन में एक धारणा ये आई कि अगर ये पहले वाली सरकार होती तो क्या इस तरह की इस विषय पे शांति व्यवस्था कायम रह सकती थी, वो नहीं। दूसरी बात, जो आजमगढ़ की छवि 5 वर्षों में बनी है, मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली, वो भी एक कारण सब लोग जानते हैं कि किन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया, लेकिन 5 सालों में जो आजमगढ़ की छवि बनी उसको अगर आप पिछले 10 सालों से जोड़ लें, केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब, प्रदेश में सपा की सरकार थी तब, तो आजमगढ़ की छवि किस प्रकार की थी? कहीं कोई आतंकी घटना होती थी, भले एक आध लोग उसमें शामिल हों, उसके लिए किसी कौम को, किसी जनपद को लांछित करना बिल्कुल गलत बात है। मैं नहीं मानता ये सही है,
लेकिन जो सोशल मीडिया का जमाना है तो आजमगढ़ किस रूप में चर्चित हुआ था, ये हम जो लोग बैठे हैं सबको ध्यान होगा, याद होगा। और 5 साल में वहां पे जो यूनिवर्सिटी बनी या और विकास के कार्य हुए या मेडिकल कॉलेज की बात हुई, तो इससे एक छवि में सुधार आया। जब किसी जनपद की, किसी प्रदेश की जनपद की एक छवि बन जाती है आतंकवादी के लिंक के रूप में, तो उस प्रदेश को नुकसान होता है। फिर वहां कोई निवेश के लिए आना नहीं चाहता है, तो एक छवि में बदलाव हुआ है। और इस चुनाव में हम समझते हैं जो उपचुनाव अभी हुए हैं, इसमें दोनों ही जगहों के, रामपुर के और आजमगढ़ के जो मतदाता हैं, उन्होंने इस बात पे भी विचार किया होगा कि किस प्रकार की छवि बेहतर बन रही है, तो उसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और इस आधार पे भी चुनाव के निर्णय हुए हैं। जी दिलीप जी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट थे गुड्डू जमाली, उन्होंने खेल बिगाड़ दिया समाजवादी पार्टी का, क्योंकि आजमगढ़ का पूरा जो राजनीतिक इतिहास है, राजनीतिक समीकरण है, जाति समीकरण है, वहां सबसे ज्यादा वोट जो हैं वोटर्स मुस्लिम हैं, यादव हैं। तो जो मुस्लिम वोट बैंक जिसपे सपा की पकड़ कही जाती है, वो कहीं ना कहीं छिटका है, बटा है। देखिए, ये जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि चर्चा हुई कि समाज बसपा ने यहाँ इन मजहब और जाति के लोगों को उतारा, सपा को नुकसान हो। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। वो समझता है कि कौन खेल बिगाड़ रहा है, कौन बना रहा है, ये सब बात नहीं है। वो एक मन बना रहता है कि किस पार्टी को सत्ता में पहुंचाना है, किस पार्टी को कब सबक सिखाना है। ये मतदाता भारत का जागरूक है, उत्तर प्रदेश का तो और भी। तो उस आधार पर निर्णय कोई किसी के प्रत्याशी उतारने से खेल नहीं बिगड़ता है, ये बात तो बिल्कुल तय मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। और जहां तक बसपा का सवाल है, तो उन्होंने जो 5 साल पूरे बहुमत से सत्ता चलाई और उसके बाद से जिस तरह का उनका रंग ढंग रहा, उन्होंने सोचा होगा कि जैसे पहले शासन चल रहा था, जैसे पहले उनकी पार्टी चल रही थी कि दिल्ली में बैठ के पार्टी चल जाएगी, ट्वीट करके पार्टी चल जाएगी। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे दिलीप जी। इसी बीच जो आजमगढ़ से जीत दर्ज की है बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। बड़े गढ़ को आपने ध्वस्त किया है, रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आपको क्या लगता है कि जीत का श्रेय कहाँ जाता है, किसको जाता है? ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनके अच्छी नीतियां और गरीब कल्याण योजनाएं जितनी है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, कहीं न कहीं उसी की जीत है। उसी पे भरोसा करके आजमगढ़ ने भी कमल खिलाया है। अखिलेश यादव प्रचार करने ही नहीं आए आजमगढ़, क्या लगता है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे या क्या वजह थी? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ, क्योंकि एक बार जनता ने उनको चुना था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था। तो उनको पता था कि जनता उनको नकार देगी और वही हुआ। धर्मेंद्र यादव को कहना है कि गुड्डू जमाली और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया था, इसलिए वो हार गए और आप लोग जीत गए। नहीं, ये उनको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। जब 2019 में लड़े थे तो उन दोनों का गठबंधन था, इसलिए, नहीं तो उसी बार वो लोग हार गए होते। तो इस बार जब अलग अलग लड़े, बसपा अलग लड़ी, सपा अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, तो जनता का समर्थन जो है भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ और कमल खिला है। आजमगढ़ के लिए क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी, क्योंकि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ भी बनाने की तैयारी हो रही है? आजमगढ़ के लिए सबसे पहली जो तैयारी है वो ये है कि आजमगढ़ का जो रुका हुआ विकास है वो तुरंत स्पीड पकड़े। इसको जो है पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय हमारे महाराज जी के हाथों में सौंपेंगे और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हमारे पास समय कम है, 1.5 साल ही है हमारे पास, तो आप जो है विशेष कृपा करिए आजमगढ़ पे, और आजमगढ़ पे जितनी योजनाएं यहाँ की रुकी हुई है वो सारी हम लोग लेकर आएंगे और आजमगढ़ का विकास कराएंगे। आजमगढ़ का नाम बदलेगा, आर्यमगढ़ नाम होगा? ये तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, हमारे महाराज जी बता पाएंगे, इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, सपा का गढ़ कहा जाता था, अब तो गढ़ नहीं रहा। ये अब बीजेपी का गढ़ हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। जनता ने बता दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ बन चुका है। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा। तो हम सुन रहे थे दिनेश लाल निरहुआ को, जिन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज की है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही। अवनीश त्यागी जी, आप ही के पास आएंगे।
दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि 3 साल इन्होंने यहाँ पे रहे लेकिन आजमगढ़ आए नहीं, और ये हारकर भी लगातार संपर्क में रहे। एक प्रत्याशी के रूप में भले ही दिनेश लाल निरहुआ को यह कहा जाता हो भोजपुरी स्टार हैं, इनका क्या पता जीत के बाद कहां चले जाएंगे, हारने के बावजूद लगातार संपर्क में बने रहे आजमगढ़ में, लोगों के बीच जाते रहे, हमने देखा, इसका फायदा मिला है। और इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं अमेठी, जहां राहुल गांधी से हारने के बाद भी लगातार स्मृति ईरानी वहां पर डटी रही और जीत दर्ज की। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपकी बात सही है। और मैं एक बात और ये बताना चाहूं कि जिस तरह से अभी ये कहा आजमगढ़ से हारे हुए प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता ने कि वहां बसपा ने मदद की है भाजपा की, मैं कहूँ रामपुर में किसने मदद की है? रामपुर में तो समूचा विपक्ष एक था, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब अवनीश जी आप मानते हैं कि आजमगढ़ में बीएसपी ने मदद की है बीजेपी की? मैं कह रहा हूं कि ये मदद नहीं की किसी ने, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जीत है। रामपुर में किसने मदद की थी? रामपुर में तो ना बसपा है ना कोई है, समूचा विपक्ष समाजवादी पार्टी नहीं। रामपुर में भी मदद की है, कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े थे 2019 में, कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान, इस बार बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो फायदा तो वहां भी इनको मिला है। नवाब काजिम अली खान रामपुर और गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़, ये 2 लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने जीत में एक अहम भूमिका निभाई है। चौहान साहब, अगर ये समाजवादी ये कांग्रेस के नेता जीतते होते तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे होते, ना उनकी भूमिका जिताने में ना हारने में, वो भूमिका से बाहर हो चुके हुए, अप्रासंगिक हो चुकी है कांग्रेस यहाँ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हारने के बाद जो इधर उधर की बातें करते हैं, ये जो बसपा के लोग अहम और बहम में जी रहे थे, जिनको ये बहम था कि पूरे आजमगढ़ और रामपुर की जनता उनके अंडर में है, उनके कहे अनुसार चलती है, उनके निर्देशन में चलती है, वो बहम खत्म हो गया। और जो उनके अंदर अहम था कि वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, ये अहम भी जनता ने तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बीच में जनता के रहता है, गरीब कल्याण की योजनाएं, जो योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचा है, इसीलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, वो 2024 में नहीं 2027 में नजर आएगा। अवनीश जी, आपको ये लगता है कि जो वक्त है 2024 में लोकसभा चुनाव का, उस बीच अब जो जीत पाई है बीजेपी ने दोनों ही जगह, एक कोशिश रहेगी दोनों ही प्रत्याशियों की जो जिन्होंने जीत दर्ज की, खुद भारतीय जनता पार्टी की, कि कैसे फायदा पहुंचाया जाए, विकास कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि 2024 में एक बार फिर से जीत दर्ज की जाए? निश्चित रूप से जो रामपुर में और आजमगढ़ के जो विकास पे कुंडली मार के बैठ गई थी समाजवादी पार्टी, उससे जनता ने मुक्ति दिला दी है। रामपुर का और आजमगढ़ का समूचा विकास होगा और वो देश और प्रदेश की मुख्य धारा में जुड़ेगा। नहीं, इसके पहले अगर बात करें, जब मुख्तार अब्बास नकवी ने जीत दर्ज की थी रामपुर से, तब भी बहुत सारे विकास कार्य कराए थे मुख्तार अब्बास नकवी ने, लेकिन रामपुर में दोबारा जब आजम खान आए, उन्होंने जीत दर्ज की। तो क्या लगता है जो विकास कार्य कराने से जनता वोट देती है, जाति समीकरण हटा दें, साइडलाइन कर दें? नहीं, जनता वोट देती विकास कार्यों से, जनता वोट देती है कि उसका भरोसा कौन जीत रहा है, जनता वोट देती है उसको सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, जनता वोट देती है कि उसको अपराधियों से व परिवारवादियों से मुक्ति कौन दिला रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी रामपुर के विकास पे जो कुंडली मार के बैठ गए थे समाजवादी पार्टी, उनसे मुक्ति दिला दी है क्षेत्र की जनता ने। और रामपुर और आजमगढ़ का विकास उसी तेजी से होगा जिससे अन्य प्रदेश के अन्य जिलों का हो रहा है, अन्य क्षेत्रों का हो रहा है। जनता का सराहना करता हूं, जनता को साधुवाद देता हूं। ठीक है, वक्त कम है, लास्ट कमेंट लेंगे दिलीप जी से। दिलीप जी, क्या लग रहा है, जीत जो है दर्ज हो गई है और एक बहुत करारा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए, अब इससे क्या उबर पाएगी 2024 तक समाजवादी पार्टी? मैनपुरी इटावा के बाद जो इनके गढ़ रहे हैं, उसमें रामपुर और आजमगढ़ का सबसे ज्यादा महत्व रहा है और इस कारण इन दोनों क्षेत्रों से पराजय निश्चित ही भाजपा के लिए जहां बड़े उत्साह की बात है, वही निराशाजनक बात है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा ये 2024 में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। तुम बात कर रहे थे सपा के गढ़ में बीजेपी का कमल खिल गया है, और इसी बीच आपको एक बार फिर से उन्नाव ले चलेंगे, जहां हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी ने उन्नाव के जो सदर विधायक हैं
बीजेपी के पंकज गुप्ता, और जो रामकथा हो रही उसके जो यजमान हैं विजय त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत की, आपको सुना देते हैं। आने वाली पीढ़ी हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को जाने, इस दृष्टि से हमारे धार्मिक आयोजनों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि लगातार हमारे जनपद में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। आज राम कथा के माध्यम से राम हमारे आदर्श हैं, हमारे आराध्य हैं, एक विषय, लेकिन राम के जीवन चरित्र से हम सबको जीवन जीने की कला मिलती, सीख मिलती है। कैसे विषम परिस्थितियों में अपने आप में संयम बरतते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। विषय अनेक हैं, उन विषयों पर किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं ये राम की कथा के माध्यम से जानकारी मिलती है और उन विषयों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमारे आयोजक लगातार लगे हुए, मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। आज की जो राम कथा ये शुरू की गई है, इसमें जो उन्नाव में हम लोगों के पास एक जो हमारी पुरातन संस्कृति है गुरुकुल ना होना, उसके आधार पे हम लोगों ने इस राम कथा का आयोजन किया है कि हम लोग अपनी संस्कृति को, अपनी पुरातन संस्कृति को पुनः जागृत करें और गुरुकुल परंपरा में वापस लौटें। और अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।